विश्वसनीयता, निर्भीकता और जिम्मेदार पत्रकारिता के साथ आज एक सशक्त रूप में सामने आ गया है नक्षत्र न्यूज। आज एक भरोसे का नाम बन चुका है नक्षत्र न्यूज, सच की ताकत के साथ। और इसी विश्वास के साथ आज का ये कॉन्क्लेव आप सबके बीच लाया गया है। नक्षत्र न्यूज कोयलांचल कॉन्क्लेव 2025 में हमें हार्दिक खुशी है कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच आज गरिमा में उपस्थिति हुई है माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय की। मैं बहुत ही आदर के साथ महोदय को मंच पर आमंत्रित करती हूं ताकि आपके साथ हम सर्वप्रथम अपने आज के कॉन्क्लेव की यात्रा शुरू कर सकें। और आपसे बातें करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे एंकर्स निलय और नवीन कृपया मंच पर आ जाएंगे। सादर मैं आमंत्रित करती हूं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आपके साथ कोयलांचल के विकास पर बातें होगी, कोयलांचल के विकास की प्रमुख बिंदुओं पर हम नजर डालेंगे। बहुत बहुत स्वागत मंच पर। हेलो, हेलो, नमस्कार। नक्षत्र न्यूज के विशेष कार्यक्रम कोयलांचल कॉन्क्लेव में मैं निलय सिंह अपने सहयोगी नवीन शर्मा के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो कॉन्क्लेव है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोयलांचल की उस धरती पर हो रहा है जिसने अपने गर्व से न सिर्फ झारखंड को बल्कि पूरे देश को खनिज संपदा दी है। और खासकर जो कोयला है उसका 40% हिस्सा जो है वो इसी कोयलांचल से पूरे देश को जाता है। हम इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है और हमारे लिए कहा जाए तो एक ऐतिहासिक क्षण है कि झारखंड विधानसभा के लोकप्रिय माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी, जो कि इसी कोयलांचल की धरती से नाला से विधायक है, वे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। बिल्कुल नीला, निश्चित तौर पे ऐतिहासिक दिन, बड़ा दिन कोयलांचल की इस धरती पर आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं तमाम चीजों को लेकर, मुद्दों को लेकर, मसलों को लेकर। और बड़ा दिन इसलिए कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप सबों से एक बार अपील की जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का। और हम सर से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के राजनीतिक सफर पर। शिक्षक पिता से मिले संस्कार और अपने संघर्ष की बदौलत रविंद्रनाथ महतो झारखंड की राजनीति के वो बल्लेबाज हैं जिनके नाम रिकॉर्ड्स की झड़ी लगी है। चेहरे पर सादगी और बोली में मिठास झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को बनाता है खास। रविंद्रनाथ महतो झारखंड पृथक राज्य आंदोलन के महत्वपूर्ण आंदोलनकारियों में से एक हैं। रविंद्रनाथ महतो की पहचान दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन के परम शिष्यों में रही है। दिशोम गुरु के अपील पर युवावस्था में ही राज्य गठन की क्रांति में रविंद्रनाथ महतो ने खुद को झोंक दिया, जेल तक गए और आंदोलन की तप से तप कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पसंदीदा नेताओं में शुमार हो गए। रविंद्रनाथ महतो के नाम झारखंड की राजनीति में कई उपलब्धियां हैं। रविंद्रनाथ महतो साल 2005, 2014, 2019 और साल 2024 में नाला सीट से निर्वाचित हुए। साथ ही झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष दोबारा बनकर कीर्तिमान स्थापित किया। रविंद्रनाथ महतो झारखंड के पहले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। साधारण परिवार से राज्य के विधायक के सर्वोच्च पद पर पहुंचने का रविंद्रनाथ महतो का सफर संघर्षों से भरा रहा है। नक्षत्र परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही साथ कोयलांचल कॉन्क्लेव में आपके विचारों को साझा करने के लिए अभिनंदन करता है।
रविंद्रनाथ महतो जी का राजनीतिक सफर। सर, हमने तो इस छोटे से एक वृत्त चित्र में बहुत कहा जाए तो बहुत ही संक्षेप में बिल्कुल एक सागर की एक बूंद की तरह दिखाया है, लेकिन हम लोग आपको लगातार एक विधायक के तौर पर भी देखा है, हमने एक स्पीकर के तौर पर भी देखा है, और ये जो 25 साल का झारखंड है, सदन के भी 25 साल हो गए हैं, क्या देखते हैं कहां से कहां तक पहुंचा है पूरा झारखंड? सबसे पहले तो मैं नक्षत्र चैनल के परिवार के तमाम सदस्य और पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूं, और आज के इस कार्यक्रम में, इस प्रसाल में हमारे साथ उपस्थित तमाम प्रबुद्ध जनों को भी मैं जोहार करता हूं, और विशेषकर हमारे झारखंड राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री माननीय दीपिका पांडे जी, हमारे झरिया के विधायक, हमारे निरसा के विधायक अरूप चटर्जी जी, और यहाँ के जिला परिषद सदस्य, सबको मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। और विशेष करके आपने सिर्फ कोयलांचल ही नहीं बल्कि कोयला की राजधानी धनबाद के अंदर में यहां से जुड़े विभिन्न समस्या और यहां से जुड़े विभिन्न मसलों और मुद्दों पर बात करने के लिए तमाम लोगों को यहां बुलाए हैं, इसलिए आपको फिर से मैं धन्यवाद देता हूं। सर, कितना बदला विधानसभा? आपने बहुत सारे परिवर्तन किए, बहुत सारी चीजें की, किस तरीके से आप देख रहे हैं विधानसभा को? जब 2000 में जब विधानसभा का गठन हुआ था झारखंड का, और उसके बाद से अभी हम लोगों ने रजत वर्ष भी मनाया। मैं आपको बता दूं कि जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, जब हम एकीकृत बिहार में थे, और हम बिहार के संथाल परगना और छोटनागपुर का जो पार्ट था, जो वर्तमान में झारखंड राज्य के रूप में हम लोग जाने जाते हैं, इसमें निश्चित रूप से काफी बदलाव हुआ है। और आपने इस चीज को भी देखा है कि प्रारंभिक काल से जैसे ही झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, एक राजनीति की अस्थिरता का दौर चला। अस्थिरता के दौर चलने के क्रम में जो अपेक्षित विकास इस राज्य का होना चाहिए था, नहीं हो पाया है। फिर राजनीतिक स्थिरता आया, आप मान के चलिए पिछले 15 साल से, और मैं समझता हूं जो भी काम हो रहा है इस राज्य के भलाई के लिए, इस राज्य के बेहतरी के लिए ही हो रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि पहले का ये संथाल परगना और छोटनागपुर का जो था, और आज अगर इसको अलग झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, विभिन्न सेक्टर में, चाहे रोड हो, रास्ता हो, पुल हो, पुलिया हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, विभिन्न तरह से अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ बदला बदला नजर आता है। और हम समझते हैं राज्य निर्माण होने के बाद जो लोग हमारे इस झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं और आ रहे हैं, लोग भी अपने कमेंट करते हैं कि नहीं, आज का झारखंड में काफी बदलाव हुआ है। लेकिन एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं कि जितना बदलाव हुआ है, ये बदलाव काफी नहीं है। आज ये 25 साल की राज हो गया, 25 साल के अंदर ये एक परिपक्व राज्य होने के कगार पर खड़ा है, इसलिए और ज्यादा विकास होना चाहिए था। लेकिन कारण कुछ भी रहे, कारण पर हम नहीं जा रहा है, लेकिन हम उस तरह का विकास नहीं कर पाए। अर्थात इस राज्य को पूरे देश के पैमाने पर और पूरे देश के पायदान पर, अंतिम पायदान पर, यानी सर्वोच्च पायदान तक नहीं ले जा सके। हमें और काफी कुछ करना बाकी है, और मैं समझता हूं काज भी बदस्तूर जारी है। आने वाला समय में इस राज्य को एक श्रेष्ठ राज्य के रूप में भारतवर्ष के मानचित्र पर देखेंगे। हम लोग आज जहां एकत्र हुए हैं, जाहिर तौर पर गुरुजी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र है धनबाद, टुंडी, ये वही इलाका है जहां से गुरुजी ने राजनीतिक जीवन की एक तरह से शुरुआत की थी। आपका एक लंबा समय गुरुजी के राजनीति के साथ जुड़ा रहा, आप उनसे जुड़े रहे हैं। आपको क्या लगता है कि गुरुजी का जो एक राजनीतिक क्षेत्र जो ये रहा है, अब कितना सार्थक है, उन्होंने जो कुछ किया इस क्षेत्र के लिए? मैं आपको बता दूं, गुरुजी के सानिध्य में ही हम लोगों ने राजनीति प्रारंभ किया,
और काफी लंबे समय तक उनके साथ रहने का मौका भी मिला। और गुरुजी कहा करते थे, ये हमारा किसी राजनीतिक दल से किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। सिर्फ एक जगह विवाद है कि जब भी आप झारखंड प्रवेश करेंगे तत्कालिक संथाल परगना और छोटनागपुर में, आपको जय झारखंड बोलना होगा। सवाल यह था, उस समय सवाल यह था कि हमारे ही झारखंडी मूल के आदमी जो सही मायने में झारखंडी हैं, वैसे लोग भी झारखंड शब्द को बोलने के लिए कतराते थे, या झारखंड आंदोलन के पैरेलल बहुत तरह का आंदोलन को स्थापित करने का भी प्रयास किए थे, यह भी छिपी हुई नहीं है। लेकिन अंततोगत्वा सारे लोगों को एक होकर के गुरुजी का उस बात को कि आप जहां भी देश के अंदर में जहां भी कुछ भी कह रहे हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन झारखंड के धरती में आपको जय झारखंड बोलना ही होगा, ये जो बात था ये सार्थक हुआ और आज हमें झारखंड राज्य के रूप में प्राप्त हुआ। और आज हम सारे लोग जो दलगत भावना से ग्रसित थे, उन तमाम चीजों से आगे निकल करके आज झारखंडी हुए और झारखंड के बेहतर के लिए हम लोग अपने अपने तौर तरीके से सोच रहे हैं और अपने अपने कार्यक्रम भी कर रहे हैं, ताकि ये राज्य एक अव्वल राज्य के रूप में स्थापित हो। कितना सर गुरुजी की यादें स्मृतियां जुड़ी हुई आप लोगों के साथ। आपने बताया भी कि टुंडी के जंगलों में जब आंदोलन वो करते थे तो आपका भी सानिध्य, आपको भी उनका सानिध्य मिला था। देखिए, आपका टॉपिक थोड़ा सा हमारे लिए, हम जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं हमारे लिए टेढ़ा है, फिर भी जब आपने छेड़ा तो हमको इस बात को आपके समक्ष, तमाम दर्शकों के समक्ष रखना ही होगा। मैं आपको बता दूं, चूंकि ये कोयला का राजधानी है और इस कोयला का राजधानी में सिर्फ हमारे देश का ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों का भी नजर था। और नजर रहने के कारण क्या था जी, यहां जिनके जमीन के नीचे कोयला गाड़ा हुआ है या जिनके जमीन के नीचे से कोयला का उत्खनन करना है, उन लोगों को उस जमीन से बेदखल करने के लिए या तो उनके हक हकूक अधिकार को छीनने के लिए तमाम तरह का प्रयास हुआ। और तमाम तरह का प्रयास के विरुद्ध में इस कोयलांचल गवाए बहुत तरह का आंदोलन हुआ, बहुत सारे दल के नेता, हमारे दल के नेता शहीद हुए, आंदोलन को रक्त रंजित करने का भी काम हुआ। इसका भी इतिहास इसी मिट्टी में छिपा हुआ है, आप सारे लोग जानते ही हैं। और ये जो सारे लोगों का निगाह था, इसमें शोषण भी अत्यंत था। और शोषण के खिलाफ जब सारे लोग विभिन्न दल के क्रम में एकत्रित हुए, तो मैं समझता हूं कि पहले के शोषण के अपेक्षा में आज जो शोषण है ये अपेक्षाकृत कम हुआ। और इसीलिए आदरणीय विनोद बिहारी महतो जी हमारे वाम फ्रंट के थे, ए.के. राय जी, आदरणीय गुरु जी, तमाम लोगों ने मिल करके इन तमाम शोषणों के विरुद्ध में बिगुल फूके और ये जन आंदोलन के रूप लिया। और जन आंदोलन के रूप लेने के बाद धीरे धीरे ये पृथक राज्य की ओर अग्रसर हुआ। और पृथक राज्य का आंदोलन जब जमीन से लेकर के पार्लियामेंट के फ्लोर तक पहुंचा, तो अंततोगत्वा बिहार सरकार, तत्कालीन बिहार सरकार को भी मानना पड़ा और केंद्र सरकार को भी मानना पड़ा। और 2000 में हमारे झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। और 2000 से लेकर के आज तक का जो सफर है, वे विशेष करके मैं समझता हूं सभी चैनल के आंख के सामने है, नजर के सामने है। नक्षत्र चैनल का जो दृष्टि है, यह दृष्टि थोड़ा तीखा है, इसलिए मैं समझता हूं आपके नजर में भी ये छिपा हुआ नहीं है। एक सवाल है, जाहिर तौर पर आपकी जो राजनीतिक जीवन रही है, बहुत मुखर रहे हैं आप, खास करके जनता के मुद्दों को लेकर के। लेकिन कभी काल स्वभाव के अनुरूप, क्योंकि आप जिस पद पर बैठे हैं, संवैधानिक पद है, बहुत सारी चीजों को कह नहीं पाना, बहुत सारी चीजों को जाहिर नहीं कर पाना, कभी खलता है आपको? बिल्कुल। देखिए, सारे पद का एक दायरा होता है और गरिमा भी होता है। और मैं समझता हूं जो लोग पद धारण करते हैं, उनको इस दायरा को पालन भी करना पड़ता है।
चूंकि मैं संवैधानिक व्यवस्था के तहत अध्यक्ष यानी स्पीकर के पद पोस्ट पर हैं, और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे देश के संविधान में स्पीकर होते हैं सदन को संचालन करने के लिए, और सदन के अंदर में विभिन्न विचारधाराओं के विभिन्न दलों का मान्य सदस्य चुन करके वहां पहुंचते हैं। एक इंडिविजुअल सदस्य भले ही पहुंचते हैं, लेकिन उनके पीछे एक विचार होता है, एक लॉजिक होता है, एक फिलॉसफी होता है। तो हमें ध्यान देना पड़ता है, आसन को ध्यान देना पड़ता है, ताकि ये जो विचार है ये कहीं बहुमत के आवाज से ये दबा नहीं जाए, वो भी प्रतिध्वनित हो, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। दूसरा एक विषय हम लोगों के पास आता है, वो विषय यह है, हम लोग भले ही अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन हैं तो किसी दल के मान्य सदस्य। तो एक तरफ दल के प्रतिबद्धता का भी निर्वहन करना पड़ता है, दूसरे तरफ संविधान के सूचिता को भी ध्यान में रखना पड़ता है, और इन दोनों के तारतम्य को स्थापित करने के लिए थोड़ा हम लोगों का पद पोस्ट थोड़ा जटिल हो ही जाता है। कई बार आप पर भी सर कहा जाता है कि आप सरकार का थोड़ा ज्यादा पक्ष लेते हैं। विपक्ष का ही आरोप रहता है। ये आरोप लगना लाजिमी है, ये आरोप लगना लाजिमी है। आप हमारे कहे देश के अंदर में जितना विधानसभा है, आप राज्यसभा ले लीजिए, लोकसभा ले लीजिए, सारे जग कमोबेश इसी तरह का परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। और आपको मैं बता दूं, जो हमारा देश का पहला स्पीकर मावेलंकर जी जब पहले स्पीकर चुन करके जब अपने आसन पर उपनिवेश किए, तो उन्होंने भी इस विषय को स्वीकार किया था कि आज जिस आसन सारे लोगों ने मिलकर के हमको दिया, ये दलगत भावना से ऊपर उठ के ये आसन है। लेकिन मैं यह भी नहीं भूल पा रहा हूं कि मुझे भी कोई महान दल ने इस आसन में बैठने के लिए हमें अनुमति दिया है। इसलिए भले आसन में हम सारे दल के हैं, उसका प्रतिबद्धता का, उसका उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, लेकिन साथ साथ उसके बाहर दल का भी प्रतिबद्धता पर थोड़ा ध्यान हमें रखना ही पड़ता है। यही वास्तविकता है, और हमारे भारतवर्ष के संविधान का एक खूबसूरती भी है। कितनी बड़ी चुनौती होती है पक्ष और विपक्ष के बीच में सामंजस्य बिठाना और दोनों को संतुष्ट करना। देखिए, ये तो सही मायने में चुनौतीपूर्ण काम है। हम पहले भी इस विषय को आपके समक्ष रख चुका कि चूंकि विभिन्न विचारधाराओं के मान्य सदस्य सदन के अंदर में होते हैं, सारे लोगों के अपने अपने दल के प्रतिबद्धता के हिसाब से उस बातों को सदन पटल पर रखते हैं। और सत्ता पक्ष का भी एक प्रतिबद्धता होता है। जब मैंडेट उनके पक्ष में होता है, जब संख्या गरिष्ठ सदस्य उनके पक्ष में होता है, तो इस राज्य का या देश का सत्ता संचालन करने का जो उत्तरदायित्व भार उनके माथे पे भी रहता है। वो भी अपना आइडियोलॉजी से, वो भी अपना लॉजिक से, वो भी अपना नीति और नियम से चलना चाहते हैं। तो इसलिए सदन के अंदर में इस विचारों का जो टकराहट है, ये तो होते ही रहता है। और मैं एक बात आपको बता दूं, सदन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां डिबेट भी होता है, डिस्कशन भी होता है और डेलिब्रेशन भी होता है, उसी में रास्ता निकलता है। एक सवाल आखिरी मैं सवाल ले रहा हूं, इसके बाद आप ले लीजिएगा। सवाल यह है कि झारखंड रजत वर्ष मना रहा है, 25 सालों का हो गया। आने वाला 25 साल को झारखंड को आप कहां देखते हैं? आने वाला जो 25 साल इसी है। में जोड़ दे रहा हूं सर, क्योंकि आपने भी कहा कि थोड़ी झड़पड़ी है। पूरे झारखंड के साथ साथ कोयलांचल को, जहां पे हम लोग अभी इस कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं, कोयलांचल भी झारखंड का एक बहुत अहम हिस्सा है और इससे ही पूरे देश भर में पहचान भी है। तो दोनों को मिलाकर कोयलांचल भी और झारखंड। देखिए, ये तो हमारा इकोनॉमिकल मेरुदंड है कोयलांचल, झारखंड राज्य का भी और साथ साथ देश का भी। बिल्कुल। तो इसलिए इसका उन्नति होना तो एकदम लाजमी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। राज्य सरकार का भी यही स्थिति है। अब मैं आपका जो अहम सवाल है कि ये 25 साल तो हमने बिता लिया, रजत जयंती का तो उद्यापन हमने कर लिया, और आने वाला समय में जो गोल्डन जुबली आने वाला है, अगले 25 साल में क्या होगा। तो मैं एक बात आपके बीच में स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं
कि आप नींव देख करके, फाउंडेशन देख करके आप इमारत का कल्पना कर सकते हैं। इस बात का अर्थ क्या है? हमारा आदरणीय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जिस दिन से इस गद्दी में बैठे हुए हैं इस राज्य को संभालने के लिए, सत्ता और शासन को, और उन्होंने जिस तरह से नींव इस राज्य को आगे ले जाने के लिए रखे, ये नींव मेरे दृष्टि से, अब हो सकता है कि आपका दृष्टि क्या हो नहीं हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे दृष्टि से ये नींव अत्यंत ही मजबूत है। और इस नींव को देखते ही हम लोग अंदाजा करते हैं कि इसका जो आने वाला इमारत, यानी इस राज्य का जो व्यवस्था है, इस राज्य का जो स्थिति चारों तरफ से हो, बौद्धिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, एजुकेशनली हो, हर चारों तरफ से ये एक अव्वल दर्जे के राज्य के रूप में स्थापित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए, और खासकर मौसम भी काफी खराब है लेकिन उसके बावजूद आप आए, हमारे इस कार्यक्रम की, हमारे इस आयोजन की आपने शोभा बढ़ाई, इसीलिए पूरे नक्षत्र न्यूज परिवार की ओर से हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को भी कि इस कड़ाके के ठंड में नक्षत्र न्यूज के इस कॉन्क्लेव में आने का प्रयास किए, जिसमें माननीय मंत्री जी का काफी कामकाज रहता है अपना मंत्रालय में, उनको भी छोड़ करके आपसे मुखातिब होने के लिए और अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए आप तक पहुंचे हैं। हमारे माननीय दोनों सदस्य जो कोयलांचल से ही आते हैं, और हम समझते हैं कि कोयलांचल का हर समस्या का बारीकी का ज्ञान भी इनके पास है। मैं पिछले दिन भी देखा कि कोयलांचल के कई ऐसे समस्या, जिस समस्या से देश के अर्थनीति में भी एक विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है और राज्य के इकोनॉमिक परिस्थिति पर एक विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, और ऐसे विषयों को लेकर के हमेशा मुखर रहने का काम करते हैं और उसको समाधान करने के क्रम में भी अपना मेहनत करते हैं। ये लोग भी आपके समक्ष है, जिला परिषद के सदस्य, उनको भी जिला में बहुत सारा काम होने के बावजूद भी आपके बुलावे पे आया है। इसलिए मैं कह सकता हूं, नक्षत्र चैनल का जो संवेदनशीलता है हम तमाम लोगों के साथ है, इसलिए सारे लोगों को आपके एक बुलावे पर इस जगह पे उपस्थित होने का काम बहुत किया बहुत है। आपकी शुभकामनाएं। हमारे अनाउंसर ये तो सब जान ही रहे हैं राज्य के, वो भी अपने आपके निमंत्रण को ठुकराने का हिम्मत नहीं किए, आपके निमंत्रण से वो भी यहाँ पहुंचने का काम किया है, इसलिए उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, और आपकी गरिमा में उपस्थिति हुई है। हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे ताकि आज के इस कॉन्क्लेव की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें। मैं एमडी नक्षत्र न्यूज सर श्री राकेश ओझा सर और श्रीमती मेधा मैम को आमंत्रित करती हूं। माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय को स्मृति चिन्ह और साथ में अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मान दें। और तालियां निश्चित रूप से होनी चाहिए, तालियों की गूंज स्मृतियों में शेष हमेशा होनी चाहिए, इसलिए जोरदार तालियां। अंगवस्त्र के साथ ये सम्मान हम प्रदान कर रहे हैं नक्षत्र न्यूज की तरफ से। इस कॉन्क्लेव की तमाम यादें आपके जहन में हमेशा बनी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।